बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर सभी विषय की क्लासेस आप कंटिन्यू चला रहे हैं पर अर्थशास्त्र की एक भी क्लास नहीं डाली है, इकोनॉमिक्स की एक भी क्लास क्यों नहीं डाली है आपने? क्या इकोनॉमिक्स से बुराई है आपकी, है ना? तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीएससी एमबस शिवम में, और मैं शिवम दुबे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, है ना। आज के इस वीडियो में इकोनॉमिक्स ही पढ़ेंगे हम, अर्थशास्त्र की हम बात करेंगे। अगर आप बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर में हैं तो ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। साथ ही हम आपको बता दें ये पहली क्लास रहेगी इकोनॉमिक्स की। कोशिश करेंगे सारी क्लासेस को आपके एग्जाम से पहले कंप्लीट करवाने की, है ना। आपको जैसा पता ही है कि अपना जो कंटेंट रहता है, दम रहती है। अगर 15 मिनट की भी क्लास होती है तो उस 15 मिनट की क्लास में इतना सब कुछ आपको पढ़ा दिया जाता है जो आप कहीं से 1 घंटे में भी शायद ना कंप्लीट कर पाएँ, है ना। तो प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स अगर आपका ये सब्जेक्ट है, साथ ही हम आपको बता दें, लोग पूछते हैं कि ये किस यूनिवर्सिटी के लिए, तो ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए ये जो वीडियो है बराबर हेल्पफुल रहेगी, है ना। एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव इसका पेपर होगा, संपूर्ण डिटेल के साथ चीज़ों को हम जानेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम पढ़ेंगे, लास्ट में इसका टेस्ट लगा लेंगे, ठीक है। और कुछ बातें आपसे करने का मन कर रहा था, आपसे बातें नहीं हो पाई। आप अपना ज़रूर बताना है कि जो आपका स्कोर है वो कैसा रहा है। अगर बैक भी आ गई है तो बैक वाले बच्चे भी परेशान बिल्कुल नहीं होंगे, है ना। क्योंकि देखो ऑड में रहता है, बैक पेपर भरे जाते हैं, इवन सेमेस्टर में भरे जाते हैं। तो देखो ऐसा रहेगा, आप अगर अभी किसी बच्चे की बैक आ गई है तो जैसे आप सेकंड ईयर में आएंगे, थर्ड सेमेस्टर आपका होगा तो उस टाइम बैक पेपर निकलेंगे, है ना। बैक पेपर निकलेंगे, आप भर देना, है ना। पर परेशान बिल्कुल ना होना कि आप डिप्रेशन में आ जाओ, बिल्कुल डिप्रेशन में नहीं आएंगे, पढ़ाई आप करते रहेंगे, है ना। क्योंकि उस टाइम क्या है, अब आपको ये ज़रूर सोचना है कि सेकंड सेमेस्टर में एक भी बैक आपकी नहीं आनी चाहिए। बेहतरीन तैयारी करेंगे, शानदार तरीके से आप पढ़ेंगे। चलिए तो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करते हैं। देखो आपने देखा होगा, सबसे पहले आपने एक चीज़ अगर नोटिस करी होगी कि प्रिंसिपल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये आपके सब्जेक्ट का नाम है जो सेकंड सेमेस्टर में है, इकोनॉमिक्स का नाम है, ठीक है। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ क्या है ना। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चला रहे हैं। तो सबसे पहले देखो हम जान लेते हैं कि सूक्ष्म अर्थशास्त्र का क्या अर्थ होता है। इसे हम इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं, ठीक है। चलिए देखो, यह अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स किसकी भाई, इकोनॉमिक्स की एक शाखा है, ठीक है। तो जो किसी विशिष्ट व्यक्ति, एकल फर्म, है ना, आप परेशान ना हो, सब समझ में आ जाएगा। विशिष्ट व्यक्ति या एकल फर्म कंपनी के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करती है, तो ये इसे हम क्या कहेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स कहेंगे। और इसका जो क्षेत्र है वो संकुचित क्षेत्र होता है। इसको भी आप अपने माइंड में सेट करते चलेंगे। अब आप कह रहे होंगे कि सर ये क्या बात हुई, हम नहीं समझ पाए। देखो बात ये हुई कि ये किसी पर्सनल एक व्यक्ति की बात करेगी, है ना, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की बात करेगी, एकल फर्म की बात करेगी, और एक कोई कंपनी के संबंध में बात होगी इसके बारे में, और उसके आर्थिक व्यवहार का जो है वो अध्ययन करेगी। और इसका क्षेत्र बिल्कुल संकुचित क्षेत्र ही रहेगा, है ना। देखो यह व्यक्तियों या कंपनियों के छोटे पैमाने की आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है। आप ये चीज़ भी अच्छे से अपने दिमाग में नोट करते चलेंगे, क्या है ये, व्यक्तियों कंपनियों की छोटे पैमाने की आर्थिक गतिविधियों से संबंधित है, ठीक है। चलो अभी हम पढ़ लेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स, और वो भी आपको समझ में आ जाएगा क्या है। इसके घटक देखते हैं हम पहले, है ना। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, देखो व्यक्तिगत आय और बचत के संबंध में इसमें बात होती है। किसी वस्तु का निर्धारण, क्या निर्धारण भाई, मूल्य, किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण, या फिर व्यक्तिगत फर्म का उत्पादन, या नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे तो उपभोक्ता संतुलन। ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इसके घटक हो जाएंगे, किसके भाई, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है। चलिए अब हम जान लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो आपका सब्जेक्ट का आपके नेम है, ठीक है। उसका हमें प्रिंसिपल पढ़ना है, और जितने भी सारी चीज़ें हैं वो सब हम डिस्कस करेंगे। देखो मैक्रो इकोनॉमिक्स का अर्थ क्या है, आप सबसे पहले ये जान लो। देखो अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, हमें यही नहीं पता है कि है क्या, तो फिर पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा आपका। देखो सबसे पहले यह अर्थशास्त्र की एक क्या है, शाखा है। यह भी अर्थशास्त्र की शाखा है जो समग्र रूप से, देखना उसमें केवल एकल व्यक्ति की बात हो रही थी, है ना, एकल व्यक्ति, एकल किसी फर्म की बात हो रही थी, किसी कंपनी की बात हो रही थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें कैसा होगा, तो यह अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो अर्थव्यवस्था की संरचना, प्रदर्शन, व्यवहार और निर्णय लेने की गतिविधियों से संबंधित है, ठीक है। क्या है भाई, अर्थव्यवस्था की संरचना समग्र रूप से, ये याद रखना,
मतलब सबको मिला करके उसके व्यवहार, प्रदर्शन और निर्णय लेने की गतिविधियों का अध्ययन इसमें किया जाता है। तो उसका संकुचित क्षेत्र था और इसका क्या रहेगा भाई, तो इसका व्यापक क्षेत्र रहेगा। ठीक है, अभी भी अगर समझ में नहीं आया तो देखो नीचे, देखो यह व्यक्तियों, एकल फर्म या कंपनी पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर ध्यान केंद्रित करता है। जी हाँ बिल्कुल, ये क्या करेगा आपका, है ना, व्यक्तियों, एकल फर्म या कंपनी पर जो ध्यान है वो केंद्रित नहीं करेगा, उसकी बजाय पूरा क्षेत्रीय या राष्ट्रीय या पूरे विश्व के स्तर पर, वैश्विक स्तर पर ध्यान केंद्रित करेगा। आशा करता हूं अब आपकी समझ में आ गया होगा, है ना। चलो बात करेंगे इसके घटकों के बारे में। देखो राष्ट्रीय आय, ठीक है, सामान्य मूल स्तर, है ना, समग्र आपूर्ति, बहुत अच्छे से माइंड में सेट करते हुए चलना। क्वेश्चन यहीं से बनेगा आपके एग्जाम में, बिल्कुल बनेगा, गारंटी रहेगी इस बात की। देखो सकल मांग या फिर बेरोजगारी, तो ये जो आपके घटक आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारे के सारे जो घटक हैं वो रहेंगे आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के। ठीक है, अगर आपसे पूछ लें कि किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण करना है तो ये किससे संबंधित रहेगा, क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित रहेगा या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित रहेगा, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। जी हाँ बिल्कुल, किसी वस्तु के मूल्य के निर्धारण की बात होती है तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से संबंधित है। और माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी एकल व्यक्ति या फिर किसी एक फर्म या फिर किसी एक कंपनी की बात करती है ना। और ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इसका जो एरिया है, क्षेत्र है, इसका व्यापक क्षेत्र रहेगा। ये राष्ट्रीय स्तर पर बात करती है, वैश्विक स्तर पर बात करती है ना। किसी एक व्यक्ति की बात या किसी एक कंपनी, फर्म की बात बिल्कुल नहीं करेगी। ठीक है, देखो, और इसके घटक हम पढ़ चुके हैं, राष्ट्रीय आय, सामान्य मूल स्तर, समग्र आपूर्ति, सकल मांग एवं बेरोजगारी। ठीक है, बहुत अच्छे से आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर लिया है। सबसे अब हम इसके बाद एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, आपका यहाँ से टेस्ट हो जाएगा। माफ़ करना, हो सकता है आपको अच्छी विजिबिलिटी नहीं होगी, इसी क्वेश्चन में नहीं होगी, बाकी सब में बहुत अच्छी विजिबिलिटी है। और जो वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करने की बात है उसको भी करी जा रही है ना। बहुत जल्दी आपको वीडियो क्वालिटी बहुत अच्छी मिलेगी, शानदार मिलेगी, है ना। लाइव क्लास के माध्यम से आपसे जुड़ेंगे, बिल्कुल जुड़ेंगे, है ना। कब से हम आपसे कहते आ रहे हैं, आप कह रहे होंगे कि सर आज तक ये नहीं हो पाया, पर होगा, है ना। परेशान ना हो, सारी चीज़ें होंगी, पढ़ते चलो, बस आपको परेशान नहीं होना है, आप पढ़ाई पे जरूर फोकस करेंगे। प्रश्न नंबर 1 की अगर हम बात करेंगे, निम्न में कौन या कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स का घटक नहीं है। आपको बताना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का घटक जो है वो कौन नहीं है। दिमाग से अच्छे से सबसे पहले क्वेश्चन आप पढ़ा करें, है ना। कई बार ऐसा होता है कि हम ये नहीं देखते कि उसमें नहीं है पूछा है कि घटक है पूछा है। अब अगर नहीं, देखो, अगर ये नहीं ना होता तो देखो राष्ट्रीय आय, है ना, सकल आय मांग, तीसरे की बात करेंगे सी की वस्तु मूल्य निर्धारण, या फोर्थ की बात करेंगे सामान्य मूल स्तर, तो हमें लगेगा कि भाई मैक्रो इकोनॉमिक्स का के जो घटक की बात होती है वो तो ब्रॉड इसका होता है, व्यापक क्षेत्र होता है, तो राष्ट्रीय आय की बात करेगा तो हो सकता है हम जल्दीबाजी में ना देखें और वहाँ पे ऑप्शन ए लगा दें। तो आपको नहीं, ऐसा नहीं करना है, आप पूरा देखेंगे कि क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा घटक नहीं है। देखो राष्ट्रीय आय बिल्कुल है, सकल आय मांग बिल्कुल घटक है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, है ना। वस्तु का मूल्य निर्धारण ये नहीं है ना। और अगर हम बात करेंगे सामान्य मूल स्तर तो ये भी है। ठीक है, तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, किसी वस्तु के मूल्य के निर्धारण माइक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए किया जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो घटक हैं। देखो समग्र आपूर्ति, है ना, सकल मांग और बेरोजगारी, ये भी है। बाकी 3 हमने आपको ऊपर बता दिए हैं। ठीक है, चलो अब हम देख लेते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के घटक कौन कौन से हैं। तो देखो, एक तो हमने आपको बता दिया है किसी वस्तु के मूल्य का निर्धारण, दूसरा देखो व्यक्तिगत आय एवं बचत की बात, या फिर व्यक्तिगत फर्म का उत्पादन, है ना, और उपभोक्ता संतुलन। तो ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जरिए आ जाती हैं और आपने ये फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, चलिए, अगर अच्छा लग रहा हो ना तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपने परिवार VSC MBA शिवम को, जो बात करता है राष्ट्र हित में, देश हित में फ्री शिक्षा की। जी हाँ बिल्कुल, जो संकल्प लेकर के हमने चैनल बनाया था कि करीब जितने भी बच्चे हैं नहीं पढ़ पाते हैं, कोचिंग संस्थानों की फीस हाई लगती है ना, फीस पे नहीं कर पाते हैं, उन बच्चों के लिए बिल्कुल ये पहल जो है VSC MBA शिवम स्टडी चैनल के माध्यम से करी जा रही है और सारी चीज़ें, सारे सपने साकार भी हो रहे हैं। आप पढ़िए, कोई आपको नहीं रोकेगा। बहुत अच्छे से क्वालिटी वाली क्लास देने का काम
जी हाँ, बिल्कुल हम करेंगे। बात करेंगे प्रत्यक्ष विनिमय की। देखो, आप अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और प्रत्यक्ष विनिमय आप अगर नहीं पढ़े, तो हमें लग रहा है कि इकोनॉमिक्स पढ़ना आपका बेकार है ना? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रत्यक्ष विनिमय क्या होता है। 3 चीज़ें बिल्कुल आपसे पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। कौन-कौन? नंबर 1 प्रत्यक्ष विनिमय, नंबर 2 अप्रत्यक्ष विनिमय और नंबर 3 आप देख रहे होंगे वस्तु विनिमय। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भाई प्रत्यक्ष विनिमय क्या है। देखो, प्रत्यक्ष विनिमय की अगर हम बात करेंगे तो वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान। कैसे भाई? देखो, वस्तुओं एवं सेवाओं का प्रत्यक्ष रूप से आदान प्रदान, ये क्या है? प्रत्यक्ष विनिमय है। आप किसी को, सामने वाले को सीधे सीधे चीजें देते हैं, जैसे कि गेहूं से चीनी की अदल बदल, है ना? मान लो आपके पास गेहूं है और आप चीनी चाहते हैं, तो आप बीच में कोई मुद्रा आपसे ना ले। जैसे कि आप गेहूं को बेच करके अगर पहले पैसे लेते हैं, फिर इसके बाद चीनी खरीदते हैं, तो ये अप्रत्यक्ष विनिमय में चला जाएगा। आप गेहूं के बदले डायरेक्ट सीधी चीनी ले लें, तो ये अदल बदल जो है वो आपकी प्रत्यक्ष विनिमय के अंतर्गत आ जाएगी। आशा करता हूँ माइंड में चीज़ें सेट आपके में हो रही होंगी। चलो, अब हम बात करेंगे अप्रत्यक्ष विनिमय के बारे में। देखो, तो भाई अदल बदल, है ना, संबंधी क्रियाएं मुद्रा के माध्यम से होती हैं। जैसे हमने आपको बताया, जैसे आप गेहूं के से आप सीधी डायरेक्ट चीनी खरीद रहे थे, तो वो प्रत्यक्ष विनिमय था, है ना? अगर आप गेहूं आप बेचने जाते हैं, फिर उससे आप मुद्रा लेते हैं, पैसे आपको वहां से ले लेते हैं। गेहूं की बेचने पर जो आपको पैसे मिलेंगे, उन पैसों से आप अगर चीनी खरीदते हैं, शक्कर खरीदते हैं, तो ये जो है आपका अप्रत्यक्ष विनिमय में आ जाएगा, है ना? यहाँ से डायरेक्ट चीज़ें जो हैं वो अदल बदल नहीं करी गई हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप अप्रत्यक्ष विनिमय और प्रत्यक्ष विनिमय समझ गए होंगे। अब एक चीज़ और रहती है जो पूछा जाता है आपसे कि भाई वस्तु विनिमय क्या है। तो देखो, आज से खत्म वस्तु विनिमय क्या है। देखो, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से प्रत्यक्ष विनिमय। आपसे सबसे पहले कोई अगर पूछ ले कि वस्तु विनिमय क्या है, तो कहना देखो भाई साहब ये क्या है। सबसे पहले प्रत्यक्ष विनिमय है। कैसा है? प्रत्यक्ष विनिमय है। अब आप समझ गए होंगे, अगर प्रत्यक्ष विनिमय है तो सीधे सीधे अदला बदली होती है चीज़ों की। कैसे? जैसे कि अगर मान लो हम दुकान पर जाते हैं, हमें कोई चीज़ चाहिए, हमें चाहिए अगर मान लो हमें क्लोजअप चाहिए, टूथपेस्ट चाहिए अगर हमें क्लोजअप, तो हम क्या करेंगे? क्लोजअप लेने के लिए जैसे ही हम जाएंगे, तो हम कुछ क्या करेंगे? कुछ चीज़ों को दे करके सीधा खरीद लेंगे, कोई मुद्रा नहीं देंगे, है ना? ऐसे वो हम उसे कहेंगे, जैसे वो उसके काम की चीज़ हो गई, है ना? तो ये जो है वो वस्तु विनिमय में आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आने के काफ़ी सारे चांसेस रहेंगे आपके एग्जाम में। भारत का केंद्रीय बैंक है, आपको बताने भाई भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 की बात करेंगे, अब भारतीय स्टेट बैंक क्या आपका केंद्रीय बैंक है। नंबर 2 बात करेंगे भारतीय रिजर्व बैंक क्या भारत का केंद्रीय बैंक है, या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, या फिर पंजाब नेशनल बैंक। ये कौन सा है आपको बताना है भाई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा इसका भारतीय रिजर्व बैंक, जो है भारत का केंद्रीय बैंक रहेगा, है ना। चलिए, अगर केंद्रीय बैंक रहेगा तो हम थोड़ा सा भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जान लेते हैं, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, है ना। देखो, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है 1935 में हुई। कब हुई भाई? 1935 में हुई। कहाँ हुई? तो देखो, कोलकाता में हुई। ठीक है, 1935 में जब स्थापना हुई थी तो इसका जो मुख्यालय है वो कोलकाता ही बनाया गया था। उसके बाद 1937 के बाद इसकी स्थापना कहाँ कर दी गई बताओ? मुंबई में कर दी गई थी। ठीक है, और मुंबई में उसके बाद से अभी तक मुख्यालय इसका चल रहा है ना। किसी अंग्रेज जो है उसने करी थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। और वर्तमान में अगर इसकी बात करेंगे प्रेसिडेंट की, तो इसके रहेंगे कौन? शक्तिकांत दास। ठीक है, चलिए, ये 2018 से कार्यभार ग्रहण किए हुए हैं और अभी तक इन्हीं के हाथों में सुपुर्द है। ठीक है, बात करेंगे अगर रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण की, तो ये 1949 में रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, सारी चीज़ें आपने रिजर्व बैंक से अच्छे से जान ली हैं। चलिए, एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, है ना। अर्थशास्त्र अगर पढ़ रहे हैं, जीडीपी का फुल फॉर्म नहीं पता है तो फिर भाई क्या कर सकते हैं, है ना। तो जीडीपी का फुल फॉर्म आपको बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए। बात करेंगे जीडीपी का फुल फॉर्म, तो नंबर 1 गुड्स डेवलपमेंट प्रोग्राम, नंबर 2 ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या नंबर 3 की बात करेंगे गुड्स डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे तो ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोग्राम। भाई क्या है इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो जीडीपी की बात करेंगे अगर, तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद हम जीडीपी को हिंदी में कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक डेवलपमेंट। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की।
वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? आपको बताना है भाई कि वस्तु की मांग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट सेमेस्टर के जितने में बैक भी अगर किसी बच्चे की आ गई तो अभी बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, रिलैक्स होकर के पढ़ाई करो, नहीं तो आप सेकंड सेमेस्टर भी खराब कर दोगे, है ना। क्योंकि ऐसा ना हो भाई कि आप मतलब पढ़ ये रहे हैं और दिमाग में चीज़ें कहीं और चल रही हैं, तो बिल्कुल नहीं करना है। कंसंट्रेशन बिल्कुल बनाए रखना है, फोकस जरूर आप करेंगे। देखो आप अगर फोकस नहीं करेंगे तो फिर सब चीज़ें बर्बाद हो जाएंगी, है ना, मेरी मेहनत बेकार जाएगी और आपकी भी। बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की, वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं या कौन एक कारक है, तो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए की बात होगी वस्तु का मूल्य, बी की बात करेंगे रुचि तथा फैशन में परिवर्तन, सी की बात करेंगे आय में परिवर्तन, या ऑप्शन नंबर सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो देखो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सभी। देखो वस्तु की मांग जो है उसे प्रभावित करते हैं वस्तु का मूल्य। अगर वस्तु का मूल्य जो है वो बढ़ जाएगा तो वस्तु की मांग क्या है, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, है ना। अब जरूरत से ज़्यादा अगर किसी ने मूल्य बढ़ा दिया, ठीक है। देखो बात करेंगे अगर रुचि तथा फैशन में परिवर्तन, अगर कोई वस्तु है आपकी उसमें रुचि नहीं है फिर आप क्यों खरीदोगे, या फिर अगर उसमें रुचि है ना। देखो परिवर्तन से मतलब ये नहीं है कि गिरावट ही हो मांग में, है ना, वृद्धि भी हो सकती है। अगर आपकी किसी वस्तु में रुचि है तो आप उस वस्तु की डिमांड क्या है, वस्तु की मांग क्या है, बढ़ जाएगी, है ना। अगर आपकी रुचि नहीं है तो वस्तु की मांग कम हो जाएगी, सीधी सीधी बात है ना। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। ठीक है, बात करेंगे कुछ और जो प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो वस्तु की मुद्रा में परिवर्तन, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल है, वस्तु की मुद्रा में परिवर्तन। बात करेंगे ऋतु तथा मौसम में परिवर्तन, ये भी कहीं ना कहीं वस्तु की मांग को, वस्तु की डिमांड को, है ना, प्रभावित करते हैं। व्यापार की दशाओं में परिवर्तन, ठीक है। कई लोगों को आपने देखा होगा, वैसे हम ऐसे ही बात कर रहे हैं कि अगर आप कहीं पे किसी शॉप पे जाते हैं और अगर जो शॉपकीपर होता है वो आपसे अगर बदतमीजी से बात करता है, या बदतमीजी से नहीं, जैसे आपने उसने कहा आपसे कि बताइए क्या चाहिए, तो आपने कहा जीन्स निकाल दो, है ना। और आप अगर जीन्स वहाँ से ले रहे हैं, बाय द वे बहुत सारे जीन्स उसने आपके सामने रख दिए, ठीक है, और आपको पसंद नहीं आया, और तो आप अगर उससे कहेंगे नहीं हमें एक भी अच्छा नहीं लग रहा, और हो सकता है बाद में आप पे भड़क जाए, कहे कि भाई क्यों आए, इतने निकलवा लिए, तो भाई ऐसा नहीं है। आप दोबारा उसके पास जाएंगे कभी लेने कुछ, है ना, आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। ठीक है, ये तो हो जाती है हंसी मजाक की बातें। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की। भारत का वित्तीय वर्ष वर्तमान में है, आपको बताना है भाई भारत का वित्तीय वर्ष वर्तमान में कब मनाया जाता है, या कौन से किसे हम रखते हैं, किसके अंतर्गत, किस वर्ष के अंतर्गत रखते हैं। तो नंबर 1 की बात करेंगे 1 अप्रैल से 31 मार्च, या 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून, ऑप्शन नंबर 4 कोई नहीं। तो सीधे सीधे यहाँ पे हाईलाइटेड भी है ऑप्शन नंबर 1, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो है अपने भारत का वित्तीय वर्ष हम मानते हैं। ठीक है, बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की। एन आउटलाइन ऑफ मनी, पुस्तक के लेखक कौन है। देखो भाई पुस्तक के लेखक से क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं आपके एग्जाम में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा बताना है आपको। क्राउथर, कीन्स, रॉबर्टसन या फिर विक्सेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्राउथर। जी हाँ बिल्कुल, क्राउथर साहब जो है एन आउटलाइन ऑफ मनी की लेखक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा, अपने दिमाग में सेट कर लें, ठीक है, भूलना बिल्कुल नहीं है, एन आउटलाइन ऑफ मनी। ठीक है, एक क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं जो कीन्स की है, कीन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे, है ना, कीन्स से भी पढ़ लेते हैं। आ ट्रीटाइज ऑन मनी, ये जो बुक है वो कीन्स साहब की है, इसे भी रहेंगे, दिमाग में रखेंगे, है ना। कीन्स के बारे में हम आपको बता देंगे, परेशान ना हो। प्रश्न नंबर 7 की अगर हम बात करेंगे, बाजार नियम प्रस्तुत किया, आपको बताना है भाई बाजार नियम जो है वो किसने प्रस्तुत किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा जे.एम. कील्स ने, या जे.बी. से ने, या नंबर 3 की बात करेंगे ए.सी. पीगू साहब ने, या 4 की बात करेंगे जी.बी. क्लार्क साहब ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो हो जाएगा जे.बी.सी. ने। ठीक है, किसने बाजार नियम जो है वो प्रस्तुत किया, तो जे.बी.सी. ने, सी ने, है ना, सी नहीं है यहाँ पे, से है, ठीक है। चलिए नियम क्या है भाई इसका, बाजार नियम का, तो हम देख लेते हैं। पूर्ति अपनी मांग का स्वयं सृजन कर लेती है, पूर्ति जो है अपनी मांग का स्वयं सृजन कर लेती है, ये जो कहा है हमारे जे.बी. से साहब ने कहा है ना, ये बाजार का
नियम है, आप इसे भी अपने दिमाग में रखेंगे। देखो कीन्स के सिद्धांत की बात करेंगे। कीन्स साहब जो है अर्थशास्त्र में बेहद इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो भाई, कीन्स साहब का पूरा नाम जो है वो जॉन मेनार्ड कीन्स था। क्या था भाई? जॉन मेनार्ड कीन्स जो है कीन्स साहब का पूरा नाम था। ठीक है, बात करेंगे सिद्धांत की। 1936, जी हाँ बिल्कुल, सिद्धांत जो है वो 1936 में कीन्स साहब ने दिया था। और किस बुक में दिया था? तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। किसमें? जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में अपना सिद्धांत जो दिया था 1936 में दिया था। पूरा नाम जॉन मेनार्ड कीन्स था। ठीक है, कीन्स साहब के अनुसार देखो अब हम जान लेते हैं क्या सिद्धांत था साहब का। मंदी या अवसाद की स्थिति में बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग, ठीक है, या फिर समग्र व्यय की कमी के कारण होती है। ठीक है, तो ये मंदी या अवसाद की स्थिति कब होती है भाई? बेरोजगारी अवस्था में। तो समग्र मांग या फिर समग्र व्यय की कमी के कारण होती है ना। देखो, इस प्रकार समग्र व्यय की वृद्धि के द्वारा बेरोजगारी में कमी लाई जा सकती है। ठीक है, अब आशा करता हूँ आपके माइंड में ये चीज़ भी है ना पहुंच गई होगी। सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपने परिवार BSCMS शिवम को, है ना। वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कर देना। बहुत सारी वीडियोस हम आपके लिए ऐसी बनाते रहते हैं। साथ ही हम आपसे बात करेंगे, रिजल्ट जो है आपका आ चुका था, आपने देखा कि नहीं, और अगर नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। कैसे देखेंगे, सारी चीज़ें हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताई थी। ठीक है, चलिए बात करेंगे हिंदी, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर की संपूर्ण डिटेल प्लस MCQ टेस्ट। ये तीसरी क्लास है, इससे पहले 2-3 क्लास हम डाल चुके हैं, है ना। आप देख लेना, सारे विषय की क्लासेस जो है प्रॉपर हमारे द्वारा चलाई जाती हैं। बहुत ही शानदार, पूरी यूट्यूब पर सबसे बेस्ट तरीके से पढ़ाने का दावा रहता है ना। पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। जी हाँ बिल्कुल, ये क्लास 4 रहेगी। इससे पहले 3 क्लासेस इसकी भी प्रोवाइड करवा चुके हैं। प्लेलिस्ट जरूर विजिट कर लें, अदरवाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लासेस की मिल जाएगी। ठीक है, और बात करेंगे फोटोग्राफी। जी हाँ बिल्कुल, फोटोग्राफी आपके जो माइनर सब्जेक्ट है, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे या फिर सेकंड सेमेस्टर में है तो ये जो क्लास है आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगी। सारा निचोड़ हमने दिया था आपको। एजुकेशन, शिक्षा शास्त्र की अगर आप क्लास चाहते हैं, है ना, सभी विषय की क्लास जो है हम यहाँ पे चलाते हैं। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा अगर आपका सब्जेक्ट है तो ज़रूर देख लें। जनरल साइंस, बहुत सारी क्लासेस, चाहे फिर वो हिस्ट्री हो या फिर अदर कोई आपका माइनर सब्जेक्ट हो। आप किस सब्जेक्ट की क्लास चाहते हैं आप हमें कमेंट में जरूर बताना। सब्सक्राइब जरूर कर लेना अपने परिवार BSCMS शिवम को, है ना। साथ ही हम आपको बता दें, आप बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक नहीं करते हैं, जिससे आपके पास जो क्लास का नोटिफिकेशन नहीं पहुँचता है। हम आपसे बिल्कुल ज़रूर कहेंगे कि आप जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो वहाँ पे ऑल लिख के आता है, जहाँ पे ये ऐसा हो जाता है आपकी बेल आइकन। ठीक है, तो आप ऑल पे जरूर क्लिक किया कीजिए, जिससे हम वीडियो डालें तो आप तक पहुँच जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।